हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 26 दिसंबर 2023 और 26 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी आशा के साथ हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं कि आने वाले लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन साइनाइड हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड ऑन वन ऑफ द मून्स ऑफ सैटर्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मून ऑफ सैटर्न, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो सैटर्न है ये एक ग्रह का नाम है। जिस प्रकार हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो ग्रह है, उसी प्रकार ये जो सैटर्न है ये भी एक ग्रह है। तो इस ग्रह का एक उपग्रह है। उस उपग्रह के ऊपर अभी हाल ही में हाइड्रोजन साइनाइड खोजा गया है। तो हमें बताना है कि जो निम्न में से ये जो उपग्रह है ये सैटर्न के उपग्रह, कौन सा उपग्रह इनमें से सैटर्न का नहीं है। मतलब जो ये सैटर्न ग्रह है इसका उपग्रह नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से हम देखते हैं, ऑप्शन ए में हमें दे रखा है टाइटन, ऑप्शन बी में दे रखा है रीहा, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है एनसेलेडस, ऑप्शन डी में हमें दे रखा है गैनीमेडे। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से अपना जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो गैनीमेडे है ये एक उपग्रह नहीं है, किसका, सैटर्न का। तो इस प्रकार ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होने वाला है। तो इसके साथ ही ये जो गैनीमेडे है ये किस ग्रह का उपग्रह है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसके आगे हम सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे जो सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो दूसरा है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज का। सबसे बड़ा उपग्रह, इसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है टाइटन, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है गैनीमेडे, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है कैलिस्टो और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है लो। इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चारों उपग्रह के नाम है और इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो गैनीमेडे है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है, गैनीमेडे। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो गैनीमेडे है ये किस ग्रह का उपग्रह है ये भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, उसका उपग्रह है चंद्रमा। इसके साथ ही ये जो चंद्रमा है ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। मतलब ये सैटेलाइट वगैरह नहीं है, सैटेलाइट से छोड़ा गया उपग्रह नहीं है, ये प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह है। इसके आगे देखते हैं, यह सौर मंडल का पाँचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा है ये पाँचवा फ्रेंड्स सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार क्रिकेट बॉल की तरह गोल है। मतलब जिससे क्रिकेट बॉल होती है गोल मटोल, वैसे ही फ्रेंड्स इसका आकार गोल है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो गैनीमेडे के बारे में हम समझते हैं। तो गैनीमेडे हमारे सौर मंडल के पाँचवें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो फ्रेंड्स, ये जो पाँचवा ग्रह है सौर मंडल का बृहस्पति, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेडे और यह पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो उपग्रह को हम चंद्रमा के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सौर मंडल है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है चंद्रमा। और ये जो चंद्रमा सबसे बड़ा उपग्रह, मतलब चंद्रमा का दूसरा सिनोनिम क्या हो गया, उपग्रह हो गया। तो गैनीमेडे है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। और इसके साथ ही जो पांचवा हमारा ग्रह है बृहस्पति, उसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो हमारे सौर मंडल में जो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो जो फ्रेंड्स, ये जो शनि है, शनि ग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। और फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो सौरमंडल है उसका दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वो टाइटन है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब इसके आगे थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द पालना स्कीम इन इंडिया, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने ये जो पालना स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया है इंडिया के अंदर, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट।
इस प्रकार 4 मिनिस्ट्रीज़ के नाम हमें दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पालना है ये बच्चों से रिलेटेड है, तो इसका थोड़ा बहुत हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है इसके द्वारा ये फ्रेंड्स पालना स्कीम है ये लॉन्च की गई होगी इंडिया के अंदर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अपना ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि पालना स्कीम को इंडिया के अंदर कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये जो पालना स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जा रही है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो पालना ये सब स्कीम अंडर मिशन शक्ति। तो ये जो मिशन शक्ति चलाया गया था इसके अंडर में ये स्कीम चलाई गई थी पालना स्कीम। और ये जो पालना स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा चलाई गई थी। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर ऑल स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज WEF 1 अप्रैल 2022। मतलब ये जो 1 अप्रैल 2022 के बाद में ये जो पालना स्कीम चलाई गई है फॉर प्रोवाइडिंग डे केयर फैसिलिटी एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन। बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए और डे केयर फैसिलिटी देने के लिए ये जो पालना स्कीम है ये चलाई गई है। अब इसके आगे 4th क्वेश्चन में चलते हैं। तो इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज़ इज़ गिवन बाय विच कंट्री, ये हमें बताना है। तो कौन सी कंट्री के द्वारा ये जो इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज़ है ये दिया जाता है? किस कंट्री के द्वारा ये जो प्राइज़ है ये दिया जाता है? कौन सी कंट्री ये प्राइज़ हर बार देती है हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है फिनलैंड के द्वारा, ऑप्शन बी में हमें दिया गया है स्वीडन के द्वारा, ऑप्शन सी में हमें दिया गया है नॉर्वे के द्वारा और ऑप्शन डी में हमें दिया गया है एस्टोनिया के द्वारा। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज़ है ये हर बार कौन सी कंट्री देती है? तो ये फिनलैंड है। ये फ्रेंड्स हर बार ये कंट्री देती है। अब इस प्राइज़ के बारे में हम जानते हैं किस कंट्री को दिया गया है 2023 में, 2022 में किस कंट्री को दिया गया था ये भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ये फिनलैंड्स इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज़ है अवॉर्डेड फॉर ह्यूमैनिटेरियन वर्क अमोंग अफ़गान वुमेन्स। तो अफ़गान की जो महिलाएं होती है, अफ़गानिस्तानी महिलाएं होती है, उन महिलाओं के बीच में ये जो इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज़ है ये बांटा जाता है। तो फिनलैंड के द्वारा ये दिया जाता है। इसके आगे दूसरा पॉइंट दिया रखा है फिनलैंड्स प्राइम मिनिस्टर पेटरी ऑर्पो प्रेजेंटेड द EUR 3 लाख प्राइज़ टू महबूबा सिराज। तो फ्रेंड्स ये जो 3 लाख यूरो की जो प्राइज़ है ये इस इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी प्राइज़ के द्वारा इस प्राइज़ में दी जाती है। और इसके साथ ही फिनलैंड के द्वारा ये जो प्राइज़ है अभी हाल ही में महबूबा सिराज को दिया गया है। तो ये जो महबूबा सिराज है ये कौन है? द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द अफ़गान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर इन टेम्पर, फिनलैंड। तो फिनलैंड के अंदर ये जो टेम्पर शहर है, टेम्पर सिटी है, इसके अंदर वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर है। इसकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है महबूबा सिराज को ये अभी हाल ही में 3 लाख यूरो का ये प्राइज़ दिया गया है। इस प्राइज़ के तहत 3 लाख यूरो की जो धनराशि है ये इनको दी गई है। अब इसके आगे हम देखते हैं तो ये जो प्राइज़ है ये कब दिया गया था इनको? ये 11 दिसंबर 2023 को फ्रेंड्स ये प्राइज़ इनके द्वारा इनको दिया गया है महबूबा सिराज को। अब इसके आगे हम देखते हैं तो फ्रेंड्स 1 यूरो ये तो जो करेंसी कोड है EUR ये तो फ्रेंड्स है करेंसी कोड यूरो का। अब इसके साथ ही 1 यूरो है, इसमें 92 इंडियन रुपीज़ होते हैं, 92 इंडियन रुपीज़ होते हैं। और फ्रेंड्स ये जो यूरो है ये इसका सिंबल है, ये इसका फ्रेंड्स सिंबल है। अब इसके आगे हम चलते हैं तो ये इमेज में आपको दिख रही है ये है महबूबा सिराज और इनको अभी हाल ही में 3 लाख यूरो का ये प्राइज़ दिया गया है। अब इसके आगे फ्रेंड्स 5th क्वेश्चन में चलते हैं। तो रिसेंटली विच क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर के रूप में किस क्रिकेटर को अपॉइंट किया गया है ये हमें बताना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फ्रेंड्स जो ऑप्शन ए है इसमें तो हमें दे रखा है विराट कोहली, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है सुरेश रैना, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है गौतम गंभीर और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है MS धोनी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर में यूथ वोटर अवेयरनेस के रूप में एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ से हम देखेंगे इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर CEO ऑफ जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के जो CEO है मतलब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है ये कौन है? ये है पांडुरंग के पॉल। इनके द्वारा अभी हाल ही में ये जो
एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं सुरेश रैना। अब इसके सेड दैट द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वाटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के लिए यूथ वाटर अवेयरनेस एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में सुरेश रैना अपॉइंट किए गए हैं। और ऐसा किन्होंने बताया है, ये बताया पांडुरंग के पॉल ने, जो कि कौन है वर्तमान में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। अब इसके आगे 6 क्वेश्चन में चलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एयरपोर्ट हैज़ बीन क्राउंड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स एट द यूनेस्कोज प्रिक्स वर्सेलाइज 2023। तो फ्रेंड्स, ये जो यूनेस्को की प्रिक्स वर्सेलाइज 2023 की जो सूची है, ये अभी हाल ही में आई है। और इसके तहत हमें बताना है कि जो वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है, ये किससे नवाजा गया है, किसे फ्रेंड्स इसका ताज दिया गया है कि ये जो एयरपोर्ट है ये वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये इंटरनेशनल की सूची में आया है, यूनेस्को की सूची में आया है। और इसके साथ ही फ्रेंड्स, ये जो एयरपोर्ट है ये इंडिया का एयरपोर्ट है। तो ये क्वेश्चन आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। इसके साथ ही जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये अहमदाबाद में है। और जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये हैदराबाद में है। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसको अभी हाल ही में वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट के रूप में नवाजा गया है। तो इस प्रकार अपना जो ऑप्शन ए है ये राइट आंसर होने वाला है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो बेंगलुरुज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2। तो फ्रेंड्स, ये जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है इसका जो टर्मिनल 2 है, इसको अभी हाल ही में इसने ये जो अवार्ड है जीता है, वर्ल्ड स्पेशल प्राइज़ फॉर एन इंटीरियर 2023, मेकिंग इट द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। तो वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का जो अवार्ड है ये किसने जीता है? ये जीता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में स्थित है। अब इसके आगे चलते हैं। तो बेंगलुरुज केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैनेज टू स्टैंड आउट इन ए रिसेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम यूनेस्कोस प्रिक्स वर्सेलाइज 2023। तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में प्रिक्स वर्सेलाइज 2023 के इंडेक्स लॉन्च की है। और इस इंडेक्स के तहत फ्रेंड्स, ये जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इसको मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। अब इसके आगे 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम गोलकीपर हु वॉन FIS गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इज। ये हमें बताना है कि जो इंडिया की वुमेन हॉकी टीम गोलकीपर है, वुमेन्स की जो हॉकी टीम है उसकी जो गोलकीपर है, उसने अभी हाल ही में FIS गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता है या अवार्ड जीता है। तो इन्होंने ये कंसेक्यूटिव क्रमागत रूप से तीसरी बार ये खिताब जीता है, लगातार तीसरी बार ये खिताब जीता है। तो हमें बताना है कि फ्रेंड्स, ये जो गोलकीपर है ये वर्तमान में कौन है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है रानी रामपाल, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है सविता पूनिया, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है दीपिका ठाकुर, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है पूनम रानी। इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शंस में से अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि सविता पूनिया ने अभी हाल ही में ये जो FIS गोलकीपर ऑफ द ईयर 2023 है ये अवार्ड जीता है। और इन्होंने ये क्रमागत तीसरी बार ये अवार्ड जीता है। इस प्रकार ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। और ये फ्रेंड्स, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की जो गोलकीपर है ये रही है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है इनकी इमेज जो कि सविता पूनिया की इमेज है। अब इसके आगे 8वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में WHO ने मलेरिया रोकथाम के लिए निम्न में से किस वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड टीकों की सूची में शामिल किया है, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में मलेरिया की रोकथाम के लिए किस वैक्सीन को प्री क्वालिफाइड टीकों की श्रेणी में शामिल किया है। मतलब कि इनमें से जो कौन सी वैक्सीन है जिसको पहले से ही क्वालिफाई किया जा चुका है कि यदि मलेरिया गलती से होता है तो उसकी रोकथाम के लिए ये वैक्सीन लगा दी जाएगी। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है RTS वैक्सीन को, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मॉडर्ना वैक्सीन को, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है स्पुतनिक वैक्सीन को, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है R21 वैक्सीन को। तो इस प्रकार ऑप्शन डी अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि WHO ने मलेरिया रोकथाम के लिए ये जो
R21 वैक्सीन है, इसको प्री क्वालिफाइड टीकों की श्रेणी में पहले ही शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी अपना सही आंसर होने वाला है, R21 वैक्सीन। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो मलेरिया की वैश्विक रोकथाम में एक महत्वपूर्ण विकास को लक्षित रखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में R21 या इसका जो दूसरा नाम है मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को अपनी पूर्व योग्य टीकों की सूची में जोड़ा गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कोविड-19 से रिलेटेड, मलेरिया से रिलेटेड। अब इसके आगे 90 क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेज इज होम ऑफ द नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल डिस्कवरी। तो फ्रेंड्स ये जो फ्लाइंग स्क्वायरल है जिसे हम गिलहरी के नाम से जानते हैं, उड़ती हुई गिलहरी जिसका नाम दिया गया है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल डिस्कवरी। तो ये जो उड़ती हुई गिलहरी है जिसका नाम नामदफा है, ये कौन सी माउंटेन रेंज में पाई जाती है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है शिवालिक माउंटेन रेंज में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मिसमी हिल्स में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है विंध्या रेंज में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है नीलगिरी माउंटेन में। तो इस प्रकार फ्रेंड्स 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि फ्रेंड्स ये जो मिसमी हिल्स है इनमें ये जो नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल है ये रहती है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये दे रखी है इसकी इमेज, ये है नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल और इसका जो होम टाउन है ये कौन सी रेंज है, ये है मिसमी हिल्स। इस प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें भी राइट आंसर अपना होने वाला है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो ये जो 10वां क्वेश्चन दे रखा है, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर साइंड एज MOU विद डिजिटल ग्रीन टू बिल्ड नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म। अब ये क्वेश्चन भी आज के इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, कौन सी केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में एक मेमोरेंडम साइन किया गया है जो कि डिजिटल ग्रीन टू बिल्ड नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म। मतलब जो नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म है इसको बनाने के लिए ये अभी हाल ही में मेमोरेंडम साइन किया है। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये साइन किया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ऑप्शन डी में हमें दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में ये जो मेमोरेंडम है ये साइन किया गया है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड एज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो MOU की जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन न्यू दिल्ली विद डिजिटल ग्रीन अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क टू बिल्ड ए नेशनल लेवल डिजिटल एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अध्ययन किया है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो वीडियो है यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि हम इसके आगे भी कुछ देखते हैं तो यहाँ से फ्रेंड्स हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें से हम देख सकते हैं कि कौन सा एयरपोर्ट है, ये कहाँ स्थित है, ये हम फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि केम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है। इसके साथ ही जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है, ये अहमदाबाद में स्थित है। और फ्रेंड्स राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शंस में से हमने देखा है कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चंस में आ जाता है कि ये जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कहाँ स्थित है, कौन सी सिटी में स्थित है, तो हम बता देंगे कि ये जो बेंगलुरु में स्थित है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।